हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपकी गाइड ट्रेनर और डॉक्टर आपके साथ। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो मेरा टॉपिक जो है वो आज एजिंग पर है कि व्हाट इज़ एजिंग, एजिंग क्या है और कितने टाइप्स की एजिंग होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एजिंग अर्ली हो जाती है, जिसे प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं, और हम किस तरह से अपने एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये स्लोली ग्रेजुअली होता है और ये एक फैक्ट है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि कोई भी जो है वो एजड होना नहीं चाहता, कोई भी जो है वो ओल्ड लगना नहीं चाहता। यही रीज़न है कि आजकल जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत बूम कर रही है। यहाँ तक कि बहुत सारी मेडिकल साइंसेस में जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हो रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टर्स एक्ट्रेसेस और अब तो कॉमन लोग भी जो है वो इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं ताकि वो हमेशा यंग लगें और कभी भी बूढ़े ना लगें। तो जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो है एंटी एजिंग सीरम्स हैं और एंटी एजिंग क्रीम्स आ रही हैं, बहुत तरह के फेशियल आ रहे हैं, एंटी एजिंग फेशियल आ रहे हैं। इसी तरह से फार्मा इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह की जो है वो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, वाइटामस की तरह तरह के वाइटामस आ रहे हैं, हर्बल मेडिसिन्स आ रही हैं जो कि एंटी एजिंग के नाम पे लोगों को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और लोग अपनी बहुत ज़्यादा उसमें अपने बहुत सारे मनी जो है उन चीज़ों में जो है वो स्पेंड भी करते हैं ताकि वो हमेशा यंग दिखें। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसको डिले किया जा सकता है। तो मैं बेसिकली आपको एजिंग जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज में समझाने जा रही हूँ। इसमें मैं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं करूँगी, कोई केमिकल प्रोसेस के नेम यूज़ नहीं करूँगी। तो आप ये समझिए कि एजिंग जो है वो बेसिकली एक नेचुरल कंटिन्यूअस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है उसमें स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। यानी हमारी बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन जो है वो स्लोली ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज रिस्क हो जाता है क्रोनिक डिजीज़ का, जैसे डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर वगैरह है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अलावा जो है एक दूसरी टाइप्स की भी एजिंग होती है, जैसे सेकेंडरी एजिंग कहते हैं और इसको पैथोलॉजिकल एजिंग भी कहते हैं। वो आमतौर पे किसी डिजीज़ की वजह से जो है उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हार्ट की डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा कभी एक्सीडेंट्स की वजह से, कभी किडनी डिजीज़ की वजह से, तो उनकी वजह से उनकी बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लोली ग्रेजुअली के मुकाबले में ज़रा फास्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगता है और ऐसे लोगों में प्री मैच्योर एजिंग होने लगती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो है वो नॉर्मल प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एजिंग के बारे में बात करेंगे कि जो एक ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि स्लोली ग्रेजुअली चलता है। वो क्या रीज़न है कि आजकल जो है वो लोगों में जो है वो प्री मैच्योर एजिंग जो है वो कॉमन है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो अर्ली 40s में ही वो ये कहने लगते हैं कि भाई हमारी नीज दुख रहे हैं और हमें डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बता दिया है और उनको जो है अर्ली एज में ही यानी कि लेट 30s और अर्ली 40s में ही जो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम होने लगते हैं। किडनी फंक्शन जो है वो इम्पेयर होने लगता है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। बार बार कहने लगते हैं कि अपनी 40s में ही कहने लगते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, अब हमारे अंदर वो स्टेमिना नहीं है जैसे पहले होता था। तो ये सारी की सारी जो है वो प्री मैच्योर एजिंग की जो है निशानियां हैं। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्या रीज़न है कि आजकल प्री मैच्योर एजिंग जो है वो इतनी कॉमन होती जा रही है। तो ये एक समझने की बात है कि हमारी मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं जो कि एजिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, एजिंग पर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें सोशल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स होती है
और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और हमारा लाइफ स्टाइल है। तो जेनेटिक फैक्टर को तो हम ज़्यादा हम उस पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो जेनेटिक फैक्टर होता है। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है और हमारा लाइफ स्टाइल है, ये तमाम मॉडिफाइडेबल जो हैं फैक्टर्स हैं। तो इसको हम कंट्रोल करके अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये एक समझने की बात है कि हम लोग जो हैं वो हर चीज़ पर इतना फोकस करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, हम अपनी हेल्थ को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हैं और चीज़ों को जो है वो हेल्थ के मुताबिक क्यों नहीं उसको लेके चलते हैं। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी में जो है वो प्री मैच्योर एजिंग होने लगती है। तो अब हम जब बात करते हैं प्री मैच्योर एजिंग की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो हमारा लाइफ स्टाइल आ जाता है, जो कि इजीली मॉडिफाइडेबल है और हम उसको मॉडिफाई करके बहुत ज़्यादा जो है इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो पहले तो ये समझने की बात है कि अकॉर्डिंग टू WHO एजिंग आप अगर आप समझते हैं कि किसी को आप बूढ़ा कहें तो वो एज उसकी 65 ईयर डिफ़ाइन की गई है कि 65 ईयर है तो उसको आप आगे से कह सकते हैं कि हाँ अब ये जेरियाटिक पॉपुलेशन में एंटर हो गया है या वो बूढ़ा हो गया है। इससे पहले अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं और कोई रीज़न है कि आपका मेंटल फंक्शन कम हो रहा है, आपको चीज़ें याद नहीं रह रही या आपका जो फिज़िकल फंक्शन है वो कम हो रहा है, आपका स्टेमिना कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है वो प्री मैच्योर एजिंग हो रही है और आपको ख़बरदार हो जाना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को किस तरह से डिले कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में देखें तो हमारे लाइफ स्टाइल में आजकल जो है हमने जो है ना हमारी ईटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉडी में हमारी स्ट्रेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्लीप जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये 4 मेन फैक्टर्स आते हैं लाइफ स्टाइल में। अगर आप पहले का कंसीडर करें अपने फोर फादर्स को तो आप देखेंगे कि वो कितनी उनकी एज भी हो जाती थी तब भी वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते थे, उनके अंदर जो है इतनी डिजीज़ भी नहीं होती थी और उनकी जो एक्टिविटी लेवल होता था वो बहुत अच्छा होता था। उसका रीज़न यही था कि उस ज़माने में जो है वो लाइफ स्टाइल जो था वो चेंज था। वो ज़्यादातर जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहते थे। उनका खाना पीना जो था वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था। वो लोग इतना जंक फूड नहीं, इतना प्रोसेस फूड नहीं लिया करते थे। और आजकल जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी ईटिंग में जो है ये जंक फूड और प्रोसेस फूड बहुत आगे बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है। बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर ली हैं, इसको स्टेटस सिंबल बना लिया है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हर अपने खाने के साथ यूज़ करना शुरू कर दी है। मीठे में हम जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को, मिठाइयों को और केक्स, डिफरेंट टाइप्स के केक्स को, आइसक्रीम को इंक्लूड करने लग गए हैं। हमने जो है वो अपनी लाइफ में वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल कम कर दिया है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है एजिंग लाती हैं। तो क्यों कैसे ये तमाम चीज़ें, जब ये तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि ये चीज़ें खाने से या अनहेल्दी फूड खाने से जो है वो एजिंग आती है, तो क्यों आती है? बेसिकली हमारी बॉडी में एजिंग जो होती है वो हार्मोन्स के असर में होती है। सबसे ज़्यादा एजिंग जो होती है वो हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन और दो हार्मोन्स होते हैं, एक इंसुलिन और एक कॉर्टिसोल। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी में प्रीमेच्योर एजिंग कराते हैं। हमारे अनहेल्दी हीटिंग जो होती है, ख़ासतौर पे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं जो कि हाई शुगर फूड एंड फूड होते हैं, जूसेस होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो है वो बहुत तेज़ी से इंसुलिन का लेवल बढ़ाते हैं। जितनी तेज़ी से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में और जितनी देर तक वो बढ़ता है उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एजिंग होती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज करने लगता है और एजिंग का प्रोसेस बढ़ा देता है। तो यही रीज़न है कि हम जब अब लाइफ स्टाइल में बात करते हैं तो हेल्दी ईटिंग पे बात करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बात करते हैं, क्योंकि इंसुलिन का लेवल उसी वक्त बढ़ता है जब हम कुछ खाना खाते हैं और ख़ास तौर पे वो खाना जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। तो रीज़न इसका यही है कि आप जो है ये जंक फूड वगैरह को कम से कम करें, प्रोसेस फूड को कम करें, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को कम करें
अपना शुगर के लेवल, अपने जो शुगरी और स्वीट प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करें अगर आप इंसुलिन के लेवल को कम करना चाहते हैं। क्योंकि ये तमाम वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि गट से जो है, तमाम ये फूड जो है वो गट से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी में इंसुलिन का स्पाइक करते हैं। और हाई इंसुलिन का लेवल, जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ता जाता है हमारे सेल जो होते हैं उनकी उसकी सेंसिटिविटी जो होती है इंसुलिन के लिए वो कम होने लगती है और हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और फिर उस स्टेज पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं या तो आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं या फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं, तो और अब आपको जो है मेडिसिन लेना पड़ेगी और एहतियात करना पड़ेगी। तो इस स्टेज को आप रोकें, क्योंकि ये स्टेज जो होता है, ये स्टेज जब आता है तो इसका मतलब है आपके अंदर एजिंग शुरू हो गई है। सेकंड जो फैक्टर आता है लाइफ स्टाइल में वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आ जाती है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपकी इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करती है, जैसे कॉर्टिसोल को और इंसुलिन के लेवल को कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, हमारे सेल को जो है वो मोर ससेप्टेबल बना देती है ताकि वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से ले सके। तो डायबिटिक का रिस्क कम करती है और हमारी बॉडी में ओवरऑल फैट को भी कम करती है। तो इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है एंटी एजिंग है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो एंटी एजिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं बॉडी में वो एंटी एजिंग होते हैं। उनका एजिंग से उन पर कोई असर नहीं होता अगर हम कंटिन्यूसली उनको यूज़ करते रहें। इसी वजह से एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। स्लीप इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्लीप जो होता है, स्लीप में जो है ख़ासतौर पे नाइट प्रॉपर स्लीप में जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो भी एंटी एजिंग है। तो जब हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज़ प्रॉपर नहीं हो पाता, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और इस इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में अगेन इन्फ्लामेशन होता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स में अर्ली मेंसेस का प्रॉब्लम आ जाता है और डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, हमारे हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, अर्ली डिक्लाइन मेंटल फंक्शन होने शुरू हो जाता है। इसी वजह से प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते उनके अंदर भी एजिंग का प्रोसेस फास्ट होता है। फोर्थ चीज़ जो है स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में हमेशा से ही बहुत डिस्ट्रक्टिव रहता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम से कम रखें। बाज़ औक़ात स्ट्रेस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है हमें उसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे स्ट्रेस को हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग प्रॉपर वॉक करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल अच्छा खासा कम हो जाता है और मेडिकल साइंस प्रूफ करती है कि उनका कॉर्टिसोल का लेवल भी बैलेंस हो जाता है। तो ये लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं कि वो किस तरह से जो है एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिस्कस करूँगी कि ये फैक्टर्स को कैसे हम मॉडिफाई करके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये एजिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा कि एजिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की एजिंग है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एजिंग पर इन्फ्लुएंस करते हैं और हम किस तरह से अपनी एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर इस सिलसिले में आपको मेरे से कोई और सवाल पूछना है, कोई इस पर मज़ीद डिस्कशन करनी है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें और मुझे बड़ी खुशी होगी आपको आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने में। तो until then, take care, bye bye.